ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। केस क्लोज। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो देश की जनता को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जो सोचा भी नहीं गया था वो हो चुका है, वो सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे कनेक्शंस खुलकर सामने आ गए हैं, कुछ ऐसे नाम निकल करके सामने आ गए हैं जिसने देश की जनता को हैरान कर दिया है। इस वक्त बवाल खड़ा हो गया है पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख सकती है। 2029 में लोकसभा के चुनाव भी इस खबर से इफेक्ट हो सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो बहुत मुश्किल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये खबर इस वक्त पूरे देश की जनता के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें निकल करके सामने आई हैं वो इस देश की जनता के लिए एक वार्निंग भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीद अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी का मामला अब और बड़ा होता जा रहा है। अब जांच सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की संपत्तियों की रिकवरी तक पहुंच चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT और उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी के आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है। इसी मामले में श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के बाद पुलिस ने पिछले हफ्ते 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये तो आपको याद ही होगा। इन गिरफ्तार किए गए लोगों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा उर्फ टिंकू और सुभाष श्रीवास्तव समेत कई और लोग भी शामिल हैं। अब दोस्तों, जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि कथित तौर पर चढ़ावे की रकम में हेराफेरी हुई कैसे, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस पूरे नेटवर्क का दायरा जो है वो कितना बड़ा है। आगे आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बहुत बड़े खुलासे जो हैं वो होने बाकी हैं, लेकिन इस जांच के दौरान एक खुलासा हुआ है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जो सच में चौंका देने वाला है, सबको हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, इस पूरी जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं, कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पता चल रहा है कि भैया मोदी जी के करीबी हैं ये लोग। तो ये जिन्होंने चंदा चोरी किया है ये तो मोदी जी के करीबी निकल आए, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के निकल आए। जी हाँ, ये जो नाम सामने आए हैं उनमें से कई सारे लोग वाराणसी के हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के। देखिए, खबर के मुताबिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की एक सिक्योरिटी फर्म सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पैरोल पर थे। दोस्तों, इस एजेंसी को अयोध्या के नया घाट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने मंदिर के कैश काउंटिंग के काम के लिए हायर किया था। दोस्तों, एजेंसी के मालिक और डायरेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी का मंदिर ट्रस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं था, बल्कि वो SBI के वेंडर थे। स्थानीय SBI ब्रांच ने खुद 19 लोगों के नाम सुझाए थे और उन्हें अपनी कंपनी में शामिल कर केयर टेकर यानी चपरासी के रूप में बैंक को सौंपने का दबाव बनाया था। इन कर्मचारियों को करीब 20,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। देखिए, SBI के अधिकारियों जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह पूरा खुलासा किया है, उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट के कुछ शक्तिशाली सदस्यों ने बैंक पर इस खास लोगों को पैसा गिनने की टीम में रखने पर दबाव बनाया था, जिसे बैंक टाल नहीं सकता। वो पावरफुल लोग कौन है इसके बारे में अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस पहले ही चंपत राय और अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का नाम FIR में नहीं है। आरोपी टिंकू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। यानी कि ये तमाम नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को ट्रस्ट का कोई भी सदस्य तैयार नहीं है। चंपत राय का नाम अब तक FIR में सामने नहीं आया। इस्तीफा चंपत राय दे चुके हैं।
अब गलती किसकी है, गड़बड़ी कहाँ हुई, किसने किया ये फ्रॉड, ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी के नाम सामने आ चुके हैं। वाराणसी में ये पूरा खेल रचाया गया है, वाराणसी से लोगों को बुलाया गया है ये पूरा कांड करने के लिए। तो अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि आखिर ये लोग, अपने ही लोग, कैसे इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे चल रहा था। दोस्तों, जब मुसलमानों को टारगेट करना होता है, एक लव जिहाद का आरोप लगाकर भी उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। मुसलमानों को टारगेट करना होता है तो उन पर जिहादी होने का आरोप लगा दिया जाता है, देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ अपने ही लोग इतना बड़ा बड़ा कांड कर रहे हैं, उन पर कोई बयान क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है किसी के घर पर। सवाल ये भी है कि बुलडोजर कब चलेगा भाई। ये जो नाम सामने आ चुके हैं और जो नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो बड़े बड़े नाम जिन पर अभी खुलासा होना बाकी है, उनके बारे में जब राज खुलेंगे तो क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। दोस्तों, आपको याद होगा ओवैसी ने कहा था कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, जब घोटाला सामने आता तो उनका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उनका घर गिरा देते, केस खत्म। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी। अब सोचिए, क्या ओवैसी की कही हुई बात सही नहीं लगती है आपको? अगर यहाँ पर इस पूरे मामले में किसी मुसलमान का नाम निकल करके सामने आ जाता तो अब तक कितना हंगामा मचा होता, मोदी मीडिया बवाल काट रहा होता, बुलडोजर चल गया होता। लेकिन जाहिर है मुसलमान का नाम तो निकला नहीं है। राम मंदिर में तो मुसलमानों की एंट्री बैन है, तो नाम कहां से निकल आएगा। और जिनके नाम निकल रहे हैं वो अपने ही लोग हैं। अब तक उन पर कार्रवाई होना तो दूर, बड़े बड़े नामों को तो अभी तक सामने तक नहीं लाया गया है। चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं है। ये किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, देश की जनता इस वक्त कंफ्यूज है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 80 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अभियोजन अधिकारी केसी फर्म के अनुसार गिरफ्तार किए गए 8 में से 7 आरोपियों के पास से अब तक कुल लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा रकम आरोपी अविनाश शुक्ला से बरामद हुई है। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 5 जून को ट्रस्ट ने उनके पास से 20 लाख रुपए वसूल किए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह उसकी ओर से चुराई गई पूरी रकम थी या कुछ और हिस्सा भी बाकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा के ससुर के मोबाइल फोन को खंगालकर एक बड़ी बेनामी संपत्ति का पता लगाया है। लवकुश ने हाल ही में अयोध्या के शहदगंज इलाके में 23 लाख रुपए से अधिक की जमीन खरीदी थी। 23 लाख रुपए की जमीन, आप सोच लीजिए। ऐशो आराम के सामान पर बहुत सारा खर्चा किया गया था। पूछताछ में सामने आया है कि चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन और बाकी घरेलू उपकरण जैसे लग्जरी और कंप्यूटर गुड्स खरीदने में जो है उड़ाया गया था। बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदी गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले 7 जून को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया था और लोकल मीडिया ने भी इस पूरे मामले पर कई खुलासे किए थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मंदिर के चढ़ावे से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसके बाद 13 जून को सरकार ने हाई लेवल एसआईटी बनाई, जिसने शुरुआती जांच में पाया कि कैश कलेक्शन और काउंटिंग के दौरान सिस्टमैटिक ढंग से पैसा गायब किया गया था। उस दौरान पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज नहीं की। दबाव बढ़ने पर काफी दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी और आपराधिक साजिश के साथ साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के तहत जो है मामला दर्ज किया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 7 जून को अगर एफआईआर हो जाती तो सबूत गायब नहीं होते। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से सबसे ज्यादा कैश रिकवर हुआ था, जिसे कूड़े के ढेर में छुपाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के लोगों ने पुलिस के साथ जाकर ये कैश बरामद किया था, लेकिन जनता से ये बात छिपाई गई। इसकी जानकारी पिछले हफ्ते
निकल गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जांच अधिकारी अब सभी आरोपियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों के आधार और पैन कार्ड के जरिए अलग अलग कुंडली खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जांच का एक खास पैमाना तय किया है। आरोपियों को नौकरी मिलने के समय से लेकर अब तक की कुल सालाना आय की गणना की जाएगी। इस कुल कमाई का 70% हिस्सा उनके सामान्य जीवन यापन का खर्च माना जाएगा और 30% हिस्सा उनके निवेश के रूप में देखा जाएगा। अगर उनकी संपत्ति इस 30% के दायरे के बाहर और बहुत ज्यादा मिलती है तो उसे अवैध कमाई मानकर जब्त किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की, लेकिन वो आरोपी नहीं है। उनका नाम अभी तक एफआईआर में जोड़ा ही नहीं गया है। आमतौर पर हाई प्रोफाइल क्राइम के मामलों में पुलिस सारी जानकारी लीक करती है। वो सबसे पहले ये खबर देती है कि इस क्राइम का सरगना कौन था, फिर उस सरगना को कैसे पकड़ने की योजना पुलिस बनाती है, मीडिया को सारी जानकारी दे देती है। अयोध्या राम मंदिर गबन मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 आरोपियों को पकड़ा गया। वो किसके कहने पर कैश और कीमती गोल्ड के सामान चोरी कर रहे थे? कौन है वो सरगना? राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल में चोरी के लिए इन लोगों ने किसके कहने पर ये सब कुछ काम किया? ये तमाम सवाल इस वक्त देश की जनता भी पूछ रही है। वैसे पिंकी चौधरी को तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हिंदू ने दान किया, हिंदू ने पैसा ले भी लिया तो क्या हो गया, किसी का क्या जा रहा है? जाहिर है चोर अपना, चोरी करने वाला अपना, इसमें किसी का क्या जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।